नमस्कार साथियों, मैं दौलत चौहान चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे परमाणु के अगले पार्ट की, जिसमें हम चर्चा करेंगे समस्थानिकों की, समभारिक की, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के बारे में, और उससे संबंधित कुछ हमारे प्रश्न होंगे जिनके माध्यम से हम हमारे टॉपिक को क्लियर करते हैं। हम हमारे टॉपिक को विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा जो तरीका है बहुत बेहद अच्छा लग रहा होगा और इससे आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है तथा द्रव्यमान संख्या 24 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। परमाणु क्रमांक 12, द्रव्यमान संख्या 24 और हमसे पूछा गया है न्यूट्रॉनों की संख्या। हमें बतानी है यहां न्यूट्रॉनों की संख्या को। तो हमें सबसे पहले यह जानना है कि परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान, इनको किसी तत्व के साथ हम लिखते कैसे। मान लीजिए कि कोई x तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक तो हम यहां लिखते हैं और उसकी द्रव्यमान संख्या यहां ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास x तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तो है 6 और उसकी द्रव्यमान संख्या हो गई 12। इस 12 के इक्वल मैं ऐसा लिख सकता हूं p + n, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और ये क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या क्या दिया हुआ है। परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 12 और द्रव्यमान संख्या दी हुई है 24। कोई x एलिमेंट ही हम मान लेते हैं। तो अब हमें पता करना है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जबकि हमें पता है इस 24 के इक्वल क्या होगा? p + n। p + n। तो देखिए p + n बराबर कितना? 24। और आपको बताना है परमाणु क्रमांक आपके पास दिया हुआ है और आप सब लोगों को पता है कि परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। या प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो इसका मतलब हमारे पास p की वैल्यू है, p की वैल्यू दी हुई है +n बराबर 24। तो अब निकालना हमें n, तो 24 - 12 बराबर 12। तो यहां n की वैल्यू कितने निकल कर आई हमारे पास? n बराबर 12। इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 12। तो हमारा आंसर होगा यहां कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 12। मैं इस सूत्र के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये ज्ञात कर सकते हैं अगर हमारे पास द्रव्यमान संख्या हो या परमाणु क्रमांक हो या प्रोटॉनों की संख्या हो। वो किस तरीके से? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक, और लगभग प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है न्यूट्रॉनों की संख्या। लगभग। तो इस तरीके से अगर हमारे पास द्रव्यमान संख्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या होगी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होगा। तो हम आसानी से परमाणु क्रमांक,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की। एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 37 है और परमाणु क्रमांक है 17, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। बहुत सीधा सा प्रश्न है, आपको इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जानी चाहिए कि कितनी होगी, क्योंकि यहां दे रखा है आपको परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है आपको 17। परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है 17, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होगी प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 17। अब आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी जितनी प्रोटॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें तो देखिए द्रव्यमान कितना है 37 और प्रोटॉन है उसमें से 17, तो नीचे कितना बचा 20, क्योंकि पी और एन का योग ही तो द्रव्यमान है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे यहां 20। तो हमारे को पूछा गया है प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, ये देखिए 17, प्रोटॉनों की संख्या होगी 17। इस तरीके से आप किसी भी तत्व का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान, तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं या वो कहलाती हैं। देखिए परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, तो ऐसे तत्व कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाते हैं समस्थानिक, आइसोटोप। के वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहां देखिए हमारा आंसर क्या होगा समस्थानिक, आंसर क्या होगा समस्थानिक। और एक सेम इससे मिलती जुलती आपकी दूसरी डेफिनेशन होगी समभारिक की। तो इस समभारिक में क्या होगा कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो हो अलग अलग या परमाणु संख्या तो हो अलग अलग, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है समान होती है, वे कहलाते हैं समभारिक। क्योंकि द्रव्यमान संख्या के आधार पर हम उसका क्या बताते हैं वेट बताते हैं, और इस वेट को ही क्या बोलते हैं हम भार, इसलिए क्या हो जाएगा समभारिक। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। देखिए ड्यूटेरियम को जाना जाता है, ड्यूटेरियम को जाना जाता है। अब ये ड्यूटेरियम क्या है, हमने अभी समस्थानिक की बात करी थी, तो ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहां देखिए इसके पास एक प्रोटॉन या एक परमाणु क्रमांक, एक प्रोटॉन, यहां 1 2 1 3। यहां देखिए परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन, लेकिन यहां न्यूट्रॉन 2 है, यहां न्यूट्रॉन 1 और प्रोटॉन 1। तो इस तरीके से इसका द्रव्यमान 2, इसका द्रव्यमान 1 और इसका द्रव्यमान 3। तो जो ये ड्यूटेरियम है जिसको D2O लिखते हैं और इसको हेवी वाटर भी बोलते हैं, हेवी वाटर, भारी जल बोलते हैं। और इस भारी जल का उपयोग हम शीतलक या मंदक के रूप में परमाणु भट्टियों के अंदर काम में लेते हैं।
तो यहां हमारा ड्यूटेरियम क्या होगा, ये रहा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को जाना जाता है D2O के रूप में, जिसको भारी जल बोलते हैं। बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न को लेकर। ऐसा परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ऐसा परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। जस्ट अभी हमने बात करी थी हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लेकर, और हाइड्रोजन के समस्थानिक में जो हमारा एक पहले नंबर पर था प्रोटियम, इसमें हमने ऐसे लिखा था, तो इसमें एक परमाणु क्रमांक और एक प्रोटॉन, एक परमाणु क्रमांक और एक ही प्रोटॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या लिखेंगे हम, परमाणु क्रमांक। तो यहां परमाणु क्रमांक हमने एक ही लिखा है, तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं है, वरना तो हम क्या लिखते, P और N का टोटल क्या होता, हमारा द्रव्यमान होता। और मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो किसी तत्व के यहां जो परमाणु क्रमांक है उसका लगभग दुगना परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यहां तो दुगना होता तो 2 होना चाहिए था, लेकिन यहां कितना है, एक ही। तो एक ही है, तो इसमें प्रोटॉन तो है लेकिन क्या नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता वो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन होगा। बहुत शानदार प्रश्न है, आप स्टार लगाकर इसको नोट करिएगा। हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन, जिसमें प्रोटॉन तो होता है परंतु न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोटियम किसका समस्थानिक है? देखिए अभी हम बात कर रहे थे प्रोटियम किसका समस्थानिक है। तो देखिए समस्थानिक की बात करें तो अभी बात करी समस्थानिक के वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप कहलाते हैं। तो यहां प्रोटियम किसका समस्थानिक होगा, हाइड्रोजन का। किसका समस्थानिक होगा, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। यहां कार्बन का भी समस्थानिक है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये देखो कार्बन डेटिंग में उपयोग होता है, सबसे पहले तो ये जानना है कार्बन डेटिंग। देखिए कार्बन डेटिंग के आधार पर हम जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में हम उपयोग करते हैं किसका, कार्बन डेटिंग विधि का। कार्बन डेटिंग विधि, और इसमें जिस कार्बन का उपयोग करते हैं वो कार्बन होता है आपका C6H12। तो सामान्य तौर पर होता है, यहां हम जो कार्बन लेंगे उसका द्रव्यमान होगा 14। तो कार्बन 14 का उपयोग हम किस विधि में करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि में करते हैं। और हमारा ऑप्शन देखिए नंबर सी, कार्बन 14 का उपयोग हम कार्बन डेटिंग में करते हैं। और इस कार्बन डेटिंग का उपयोग किस में करते हैं, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। देखिए यूरेनियम यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 92 नंबर पर आता है। इस यूरेनियम को हम परमाणु ईंधन भी कहते हैं। इसके द्वारा परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा यूरेनियम के द्वारा बनाई जाएगी। तो इसका उपयोग कहां करेंगे हम, परमाणु भट्टी के अंदर उपयोग में लेते हैं। किसको, यूरेनियम को। ताप मापने में, ताप मापने में देखिए सामान्य तौर पर टेम्परेचर नापने में हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं उस थर्मामीटर में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है, मरकरी। कैंसर के इलाज में जो समस्थानिक हम उपयोग में लेते हैं वो होता है कोबाल्ट। कौन सा, कोबाल्ट। परमाणु भट्टी में यूरेनियम, ताप मापने में पारा। अब पारा क्यों काम में लेते हैं,
क्योंकि पारा जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। हालांकि धातु है, लेकिन धातु होने के बावजूद भी कमरे के तापमान पर क्या रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। तो इस प्रकार से हम इस यहां से एक दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, और एक ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो अधातु की बात करेंगे तो आएगी ब्रोमीन, और धातु की बात करेंगे तो आएगा पारा। बाकी सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। देखिए अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग होता है। तो अभी हमने बात करी थी कि कैंसर के उपचार में हम उपयोग करते हैं कोबाल्ट, और कोबाल्ट कौन सा, 60। कोबाल्ट कौन सा, कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग हम करते हैं कैंसर के उपचार। कैंसर का उपचार कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें रेडियोथेरेपी भी होती है, जिसको आप लोग सिकताव विधि भी कहते हो, कीमोथेरेपी होती है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो रेडियोथेरेपी है, उस रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा विकिरणों के द्वारा जो आपूर्ति या जो गांठ होती है उस गांठ को जलाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न, घेंगा रोग के उपचार हेतु उपयोगी है। घेंगा, जिसको गोइटर बोलते हो, गलगंड बोलते हो, यह रोग आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और कहां होता है, गले में होता है। कहां होता है, गले में। आयोडीन के वजह से जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड, उससे हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, तो इस थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रवण के कारण घेंगा नामक रोग हो जाता है, गलगंड हो जाता है, जिसमें गला यहां से सूज जाता है, मोटा हो जाता है यहां से। तो उस रोग के उपचार हेतु हम किस समस्थानिक का उपयोग करेंगे। तो देखिए किसकी कमी से हो रहा था, आयोडीन की कमी से। तो हम यहां भी किसका उपयोग करेंगे, आयोडीन का उपयोग करेंगे। तो हमारा आंसर होगा यहां आयोडीन। और आयोडीन भी स्पेशली अगर बात करें तो 131, आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, वे परमाणु जिनका द्रव्यमान समान हो। अभी हमने बात करी थी कि परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। यहां हम बात कर रहे हैं कि परमाणु क्रमांक तो अलग अलग, परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो। तो द्रव्यमान संख्या से हम क्या बताते हैं, भार। क्या बताते हैं, भार। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान, क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, जिनको बोलते हैं आइसोबार। क्या कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे। और इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आर्गन और आपका पोटेशियम जो है, पोटेशियम के बाद आता है आपका कैल्शियम। पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। देखिए यहां ये 19 नंबर पर और ये 20 नंबर पर आता है। ये 19 पर और ये 20 नंबर पर आता है। तो इस ये क्रमांक तो है इसका 18, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है 40। इसका परमाणु क्रमांक तो है 20, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है 40। इसका द्रव्यमान होता है 40। द्रव्यमान होता है
40। तो देखिए यहां परमाणु क्रमांक 18, परमाणु क्रमांक 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 और द्रव्यमान संख्या 40। तो इस तरीके से क्या हुआ, भार दोनों का क्या हो गया, समान, भार समान। और भार समान होने से ये क्या बन गया, समभारिक बन गया। क्या बन गया, समभारिक। तो वे तत्व, वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। और एग्जाम्पल पर आप बता सकते हैं आर्गन जो कि 18 नंबर पर आता है और कैल्शियम जो आपका 20 नंबर पर आता है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, 40-40 होता है। तो द्रव्यमान समान। बात करते हैं अगले प्रश्न की। समन्यूट्रॉनिक तत्व होते हैं। देखिए जैसे अभी हमने समभारिक की बात करी, समस्थानिक की बात करी, तो सेम ऐसे ही क्या होगा आपका समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक में क्या होगा, यहां किसकी संख्या बराबर होगी, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी। किसकी संख्या बराबर होगी, न्यूट्रॉन बराबर मिलेगा। अब न्यूट्रॉन बराबर कहां मिलेगा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां ये हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान 3, जिसको ट्राइटियम कहते हैं। यह है आपका हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक तो 2 लेकिन द्रव्यमान 4, द्रव्यमान 4। अब देखिए परमाणु क्रमांक 1 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हुई, 1। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 1। अब प्रोटॉनों की संख्या इसमें से 1 है, तो यहां न्यूट्रॉन कितने हुए, 3 में से 1 गया तो 2 बचे ना। तो यहां न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। अब यहां देखिए टोटल कितने हैं, पी और एन का योग 4 है। अब जिसमें से प्रोटॉन कितने हैं, 2, प्रोटॉन 2, तो न्यूट्रॉन भी कितने हुए, 2। इन दोनों ने मिलकर ही तो क्या बनाया, 4। तो देखिए यहां भी न्यूट्रॉनों की संख्या 2 और यहां भी न्यूट्रॉनों की संख्या 2। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समन्यूट्रॉनिक वे तत्व है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उन्हें क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक। और यहां देखिए वे तत्व है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न। निम्न परमाणुओं में से सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु कौन सा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान। अब देखिए ये खास बात और विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे तो आप यहां नोट लगा लें कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके बदल सकते हैं, लेकिन सभी में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि प्रोटॉन के आधार पर हम परमाणु क्रमांक देते हैं और परमाणु क्रमांक सब तत्वों का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां बात करें कि हमें पूछा गया है सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है निम्न में से, तो नियोन कितने नंबर पर आता है जी, 10 नंबर पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 10। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अब आपका सोडियम आने को तो 11 नंबर पर आता है, लेकिन इस पे एक प्लस का साइन लगा हुआ है। और कल हम बात कर रहे थे कि प्लस का साइन लगने का मतलब कि प्लस का साइन कब लगता है, धनावेश कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग, तब क्या बनता है वो, धनावेश। और ऋणावेश कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। और इस धनावेश को हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। और इस ऋणावेश को बोलते हैं एन आयन। तो कैटायन में तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा,
ऋणावेश में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, तो इस पर चार्ज आएगा ऋणावेश का। मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास अधिक है तो हम डोनेट करेंगे, दान करेंगे, दान करेंगे तो धनी होगा, और धनी होगा तो साइन कैसा आएगा, प्लस का साइन आएगा। कैसा साइन आएगा, प्लस का। अब टोटल इलेक्ट्रॉन तो थे 11, लेकिन एक डोनेट कर दिया तो एक प्लस का साइन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। अगला क्या है, मैग्नीशियम। इस पर कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं। आप लोगों को पता है कि कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, और 12 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिए, क्योंकि धन आयन कितने लगाकर बैठा है, 2। तो अब नीचे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। तो इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। इसका मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु कौन सा होगा, ये सभी तत्व जो हैं, सभी परमाणु जो हैं वो क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। यहां से आपको ध्यान रखने वाली बात केवल इतनी सी है कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो बनाता है धनायन, और कोई तत्व है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो बनाता है ऋणायन। देखते हैं अब हमारे अगले प्रश्न को। परमाणु की त्रिज्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, परमाणु की त्रिज्या होती है। तो परमाणु की त्रिज्या मित्रों होती है बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और जिसको हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं ऐसे ये परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या कौन सी होगी, ये परमाणु और ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक। तो यहां इसके नाभिक से लेकर ये जो दूरी है ये कहलाती है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या जो होती है आपकी 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और ये नाभिक, और इस नाभिक की त्रिज्या जो है ये वाली, ये कहलाती है आपकी नाभिक त्रिज्या। नाभिक त्रिज्या, और इसका मान होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। माइनस 15 मीटर, और 10 की पावर माइनस 15 मीटर बराबर फर्मी, 1 फर्मी मीटर होता है, 1 फर्मी मीटर। अब हमें केवल यहां से 2 चीजें जाननी है कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, या कौन कितना बड़ा और कौन कितना छोटा होता है। तो देखिए हमें पता है कि परमाणु की त्रिज्या बटा नाभिक की त्रिज्या, अब नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या है 10 की पावर माइनस 10, और नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर माइनस 15। अब जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 की पावर माइनस 10 गुणा 10 की पावर 15, क्योंकि ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये ऊपर जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। और रिजल्ट क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो रिजल्ट आएगा आपका 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मीटर। तो इतना गुणा, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है 1 लाख गुणा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि परमाणु का नाभिक जो है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 1 लाख गुणा छोटी होती है, या यूं कहा जा सकता है कि नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या 1 लाख गुणा बड़ी होती है। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर,
10 की पावर माइनस 10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम बराबर माइनस 10 की पावर 10 मीटर। तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ ये। देखते हैं अगला प्रश्न। नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी बड़ी होगी? जस्ट अभी निकाला है हमने, कितनी बड़ी होगी? 1,00,000 गुना बड़ी होगी। और 1,00,000 गुना बराबर 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। तो हमारा आंसर होगा ये वाला, 10 की पावर 5 गुना क्या होगी? नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी बड़ी है? तो 10 की पावर 5 गुना ज्यादा बड़ी है या 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ी होती है। देखिए अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर वृद्धि होती है, जस्ट अभी बात करी थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर किसमें वृद्धि होती है? धनावेश में वृद्धि होती है, धनावेश में वृद्धि। और धनावेश में वृद्धि को क्या बोलते हैं हम? कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो होगी ऋणावेश में वृद्धि। और इसको बोलते हैं हम एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। तो यहां इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बढ़ेगा? देखो, धनावेश बढ़ेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर किस प्रकार का आवेश बढ़ता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कौन सा आवेश बढ़ता है? ऋणावेश बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा परमाणु मॉडल स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया? कौन सा परमाणु मॉडल था जो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया? किसके स्थायित्व की? परमाणु के स्थायित्व की। तो देखिए, जो बोर का मॉडल था, इन्होंने तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करी थी। इन्होंने तो स्थायित्व की व्याख्या करी थी, कहा था कि इलेक्ट्रॉन उनकी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। थॉमसन जो थे, इन्होंने आवेश वितरण मॉडल दिया, आवेश वितरण। तो इन्होंने इस परमाणु के स्थायित्व को लेकर कोई विचार नहीं रखा। इन्होंने केवल अपना विचार ये रखा कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। परमाणु के स्थायित्व को लेकर चर्चा करी थी रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने जो स्वर्णपत्री प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जो मध्य भाग होता है उसे नाभिक कहते हैं और उसमें कोई धनावेश होता है। तो जो मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था, वो था रदरफोर्ड का मॉडल। और ये रदरफोर्ड साहब ये नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में ही गति क्यों करते हैं, या वो अपनी ऊर्जा को कैसे स्थायी बना ये रख सकते हैं। तो इसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे। तो परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड के मॉडल द्वारा नहीं की गई। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया? तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए सोने की पन्नी का, किसका? सोने की पन्नी का प्रयोग किया। तो यहां हम लिखेंगे गोल्ड। क्या लिखेंगे? गोल्ड, जिसको आप लिखते हो Au से, प्लेटिनम Pt, सिल्वर को लिखते हो आप Ag से, और लेड को लिखते हो Pb से। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉन वितरण 287 है। इलेक्ट्रॉन वितरण कितना है? 287। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? कल हमने मित्रों संयोजकता के विषय में, वैलेंसी के विषय में बात करी थी कि वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या साझेदारी द्वारा बने इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं हम? उसकी संयोजकता कहते हैं। तो यहां देखिए,
प्रत्येक तत्व चाहता है कि मैं क्या कर लूं, अपने अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लूं, और इस 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के नियम को हमने नाम दिया था अष्टक। क्या नाम दिया था? अष्टक। तो प्रत्येक तत्व चाहता है कि मैं अपना क्या कर लूं, अष्टक पूरा कर लूं, और अष्टक पूरा करके क्या हो जाऊं, स्थायी हो जाऊं। तो यहां जो ये तत्व है, यहां आप देखिए 2 8 7 टोटल 17, और 17 नंबर पे आती है क्लोरीन। क्या आती है? क्लोरीन। अब यहां क्लोरीन ये चाहेगा कि मैं भी क्या कर लूं, अपना स्थायित्व पूरा कर लूं, और अपने अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लूं। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके पास 2 सिचुएशन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो ज्यादा आसान होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो इसको अतिरिक्त 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और ग्रहण करने पर आपको पता है कि कौन सा आवेश बढ़ता है, ऋणावेश बढ़ता है। तो यहां इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, स्थानांतरण किया या साझेदारी की। तो यहां इसकी संयोजकता क्या होगी, 1। तो हमारा राइट आंसर हुआ 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक परिवर्तित होता है, पहले जैसा ही रहता है, परिवर्तित होगा, वह पुनः व्यवस्थित हो जाएगा, क्रमिक रूप से बदलेगा? जी नहीं, परमाणु क्रमांक निश्चित होता है, और वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा कि परमाणु क्रमांक पहले जैसा ही रहता है। तो आंसर होगा हमारा बी। देखिए हमारा अगला प्रश्न, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? नाभिक पर निर्भर करता है। तो यहां देखिए किस पर निर्भर करेगा, नाभिक पर। और नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो हमारा आंसर हुआ नाभिक। देखिए अगला प्रश्न, परमाणु अपने आयन से भिन्न होता है, क्या कारण है? परमाणु अपने आयन से भिन्न होता है, और कारण क्या है? देखिए हम यहां सोडियम की बात करें, तो सोडियम यहां क्या है, परमाणु। सोडियम क्या है, परमाणु। लेकिन यहां मैं Na+ लिख दूं तो ये क्या बन गया, आयन बन गया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनता है, आयन बनता है। तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या बनाया है, यहां धनायन बनाया। क्या बनाया, सोडियम का धनायन। तो परमाणु तथा आयन से भिन्न होता है, कारण क्या है? नाभिक की आवेश के कारण नहीं, द्रव्यमान की संख्या के कारण नहीं, किसकी संख्या के कारण, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण भिन्न होता है। किसके कारण भिन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण। तो हमारा आंसर हुआ ये। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से चार्ज के संबंध में सत्य है। यहां चार्ज का मतलब है आवेश। चार्ज के संबंध में क्या सही है? देखिए एनायन ऋणावेशी होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका, कैटायन और एनायन। कैटायन होता है धनावेश और एनायन होता है ऋणावेश। एनायन होता है ऋणावेश। तो देखिए एनायन ऋणावेशी होता है, एनायन तो ऋणावेशी होता है, इसका मतलब ये सही है। क्या है, सही है। हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट। लेकिन एक बार एक चेक करते हैं इनको भी, कैटायन क्या होते हैं, ऋणावेशी, तो कैटायन क्या होते हैं, धनावेशी। ये हमारा गलत हो गया। कैटायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, कैटायन तो धनावेश होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। एनायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, जबकि एनायन तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए। एनायन क्या होते हैं, ऋणावेशी होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करता है, कि तत्व के रासायनिक गुणधर्मों के लिए कौन जिम्मेदार होता है, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए कौन जिम्मेदार होता है?
तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी के लिए उपरोक्त सभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हमें अभी पता चला कि किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या फिक्स होती है, उसके आधार पर अगर द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या हो गई, समान। तो हम उसमें परिवर्तन किस में कर सकते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। तो किसी भी तत्व की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ यहाँ, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमने हमारे इस टॉपिक को विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करी। आपका कोई डाउट हो, अगर आप कोई नया क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके से हम आपके लिए और भी बेहतरीन नए नए टॉपिक लेकर आएंगे जिसके माध्यम से आप अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।